सुबह की नरम धूप मोबाइल वैन की खिड़कियों पर सुनहरी धारियां बिखेर रही थी। सायरन बंद था, मगर गाड़ी के अंदर एक संजीदा माहौल छाया हुआ था। डीएसपी बुरहान सड़क किनारे खड़े गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, हाथों में मोबाइल थामे, आंखें सड़क के पार खुले फुटपाथ पर थी, लेकिन ध्यान किसी और तरफ, फोन की स्क्रीन पर। दादी का नंबर जगमगा रहा था। एक हल्की सी सांस खारिज करके उसने कॉल वसूल की। अस्सलाम वालेकुम दादी, वो खुशदिली से बोला, मगर दूसरी तरफ से जवाब में सलाम के बजाय एक तेज लहजा सुनने को मिला। तुमने अजीब दादागिरी लगाई हुई है बुरहान। मैंने कहा था कि गद्दी नशीनी की रस्म में शिरकत करोगे, मगर तुम नहीं आए। मेरी बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत है भी या नहीं? एक जर्रा बराबर भी। बुरहान ने मोबाइल कान से हटाकर खफीफ सा मुस्कुरा दिया, जैसे ये बरहमी उसके लिए नई ना हो। दोबारा फोन कान से लगाते वो नरमी से बोला, अरे दादी, आप तो जान हो मेरी, आपकी बात मेरे लिए सर आंखों पर है। फिर लहजे में हल्की सी संजीदगी आ गई। बस जिस दिन रस्म थी ना, उसी दिन एक बहुत अहम मीटिंग थी मेरी, और मैं उसे छोड़ता तो स्टाफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन मैं भाई को फोन करके मुबारकबाद दे चुका हूँ और आपसे भी बात करना चाह रहा था, बस मौका नहीं मिला। और वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तबादला यहाँ से गांव हो जाए, ताकि आप सबके करीब आ जाऊं। फोन पर एक सर्द सांस सुनाई दी, जैसे सुलेमान खान अभी भी मुतमईन ना हो। तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था बुरहान, शहर जाकर सलीम का घर ढूंढो, मगर तुमसे वो भी ना हुआ। हर बार बस बहाने। बुरहान ने लबों को भींचा, नजरें सामने चाय के ठेले पर रखी, मगर कुछ बोला नहीं। हम बाद में बात करेंगे तुमसे, ये कहकर दादी ने फोन काट दिया। चंद लम्हे बुरहान फोन की स्क्रीन तकता रहा, फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाया, चाचू कहाँ गायब हो गए हैं आप? आपके बाबा ने मेरी जान निकाली है। फोन जेब में रखते उसने विंड स्क्रीन से बाहर झांका। गाड़ी के गिर्द शोर था। शहर की मसरूफ सड़क पर लोग दौड़ रहे थे, पर बुरहान के अंदर एक और ही शोर मचा था। वो जानता था कि दादी को मायूस करना मामूली बात नहीं थी, मगर वो भी अपनी जगह मजबूर था। उसे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था कि वो गांव जा पाता या फिर गांव से मुतल्लिक कोई काम कर पाता। उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ा दी। गाड़ी शहर के मुजाफात से गुजर रही थी। सुबह का वक्त था, ट्रैफिक हल्का, मगर सूरज की रोशनी काफी तेज हो चुकी थी। डीएसपी बुरहान अपनी मोबाइल वैन की स्टीयरिंग संभाले नीम संजीदा अंदाज में अगले केस की तफसीलात जहन में दोहरा रहा था। अगला मोड़ लेते हुए उसकी निगाह एक लम्हे को दाएं जानिब सड़क के किनारे झाड़ियों पर पड़ी, और तभी वो मंजर लम्हे में बदल गया। एकदम से एक लड़की सड़क पार करते सीधी उसकी गाड़ी के सामने आ गई। ओह शिट! बुरहान के मुंह से बेसाख्ता निकला और उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पांव रखा। गाड़ी एक झटके से रुकी। टायरों की चिरचिराहट हवा में गूंजी, मगर लड़की जोर से गाड़ी के बम्पर से टकराकर नीचे जा गिरी। बुरहान का दिल जोर से धड़का। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला, कदम तेजी से उस तरफ बढ़ाए जहां वो लड़की बेहोश पड़ी थी। नीले रंग का सादा शलवार कमीज, संजीदा सा चेहरा, गंदुमी रंगत और घने स्याह बालों में उलझा हुआ चेहरा। वो बेसुध जमीन पर पड़ी थी, जैसे जान निकल चुकी हो। वो फौरन उसके करीब झुका, हाथों में उसका चेहरा थपथपाया। डैम इट, होश में आओ, सुनो मेरी बात, आंखें खोलो। मगर वो आंखें बंद किए, सांसें धीमे लिए साकित पड़ी रही। बुरहान ने परेशान होकर उसकी कलाई पर हाथ रखा। नब्ज चल रही थी, लेकिन बहुत मध्यम। क्या मुसीबत है, ये लड़कियां भी ना सड़क को पार्क समझती हैं। वो बड़बड़ाया, मगर उसकी आवाज में फिक्र थी, गुस्सा नहीं। चंद लम्हे वो उसे यूं ही देखता रहा, जैसे जहन फैसला न कर पा रहा हो कि एम्बुलेंस बुलाए या खुद कुछ करे। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। सड़क सुनसान थी, करीब कोई राहगीर नहीं, और वक्त बहुत कम। वो झुककर एहतियात से उस लड़की को गोद में उठाने लगा। वो बहुत हल्की थी, शायद 18-19 बरस की। डर के मारे बेहोश हो गई थी। अरे ये तो कांप रही है। वो ज़रे लब बोरा और गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर आहिस्तगी से उसे अंदर लेटा दिया। उसने चादर के पल्लू से उसका चेहरा ढांपा ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े,
और फिर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अब उसकी निगाहें बार बार बैक व्यू मिरर पर जा रही थी, जहां वो लड़की खामोशी से लेटी थी। कौन हो तुम? क्या कर रही थी इस सुनसान सड़क पर? वो खुद से मुखातिब हुआ। अब उसकी गाड़ी का रुख उसके अपने बंगले की तरफ था। तिब्बी इमदाद देने के लिए फौरी किसी अस्पताल ले जाना जरूरी था, मगर वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। रास्ते भर उसके जहन में उलझने, सवालात और तशवीश का तूफान चल रहा था, और पिछली सीट पर बेहोश लड़की जैसे खुद अपने साथ कोई कहानी लाई हो। गाड़ी पोर्च में एक झटके से रुकी तो टायरों की चिरचिराहट से दरो दीवार जैसे लरज उठे। डीएसपी बुरहान के चेहरे पर गहरी संजीदगी और उलझन छाई हुई थी। उसने एक परेशान नजर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लेटी लड़की पर डाली, जो अब भी बेहोश पड़ी थी। सांस की हल्की जंबिश और चेहरे पर बेबसी छाई हुई थी। बुरहान ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया, फिर सर झटक कर दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकला। ये क्या माजरा है? सर खुद किसी को उठा लाए? कौन है ये? कहीं कुछ हो गया तो नहीं? कोर्ट में मौजूद मुलाजमीन एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर जैसे सबकी जबान पर ताले लग चुके हों। डीएसपी बुरहान को देखकर यूं ही सब साकित खड़े रहते थे, और आज जब वो गोद में एक लड़की को उठाए अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें सवालों से भर गई, मगर किसी की मजाल ना हुई कि कुछ पूछता। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कदमों की रफ्तार में तेजी और संजीदगी थी। दरवाजा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ, लड़की को नरमी से बेड पर लेटाया और फिर एक नजर उसके चेहरे पर डाली। अब भी वो उतनी ही खामोश, वैसी ही बेहिस। क्या परेशानी है इसकी? क्यों सड़क पर यूं बेहोश हुई थी? वो खुद से बोला, जैसे जवाब की तलाश थी। अगले लम्हे उसने जेब से मोबाइल निकाला और कान से लगाते ही तेजी से नंबर मिलाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से एक मानूस आवाज उभरी। हेलो, बुरहान बोल रहे हो? जी डॉक्टर नायला, मैं बुरहान। मुझे आपकी फौरी ज़रूरत है। एक लड़की है, सड़क से मिली है, शायद खौफ या शौक की वजह से बेहोश हो गई है। नब्ज कमज़ोर है लेकिन चल रही है। मैं इसे घर ले आया हूँ, आप फौरन आ सकती हैं? ओह ठीक है, मैं निकलती हूँ, 10 मिनट में पहुँचती हूँ। एड्रेस वही है ना? जी वही। शुक्रिया डॉक्टर। फोन रखते ही वो एक बार फिर लड़की की तरफ बढ़ा। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी। बाहर हल्की हवा के साथ दरवाजे की चुरचुराहट सुनाई दे रही थी। बुरहान ने पलटकर दरवाजा बंद करना चाहा ही था कि अचानक उसकी नजर लड़की के हाथ की तरफ गई। उसकी मुट्ठी किसी शय को सख्ती से थामे हुए थी। बुरहान का माथा सिकुड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की उंगलियां खोलने लगा। क्या थाम रखा है इसने? कुछ जोर लगाकर वो आखिरकार उसके हाथ से वो चीज निकालने में कामयाब हो गया। वो एक छोटी सी पर्ची थी, कागज का टुकड़ा, जिसे उसने जिंदगी का सहारा समझकर थाम रखा था। बुरहान ने वो पर्ची खोली तो उसकी नजरें उस पर जमी थी, और जैसे जैसे उसने वो अल्फाज पढ़े उसके चेहरे पर हैरत के आसार गहरे होते गए। एक पल को वो साकित खड़ा रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से बड़बड़ाया। फिर उसने नजरें पर्ची से हटाकर बेहोश लड़की के चेहरे पर जमा दी। आंखों में सवालात थे और दिल में अब इस तरह। उसे अब अंदाजा हो रहा था कि वो सिर्फ हादसाती तौर पर इस लड़की से नहीं टकराया, शायद तकदीर कुछ और दिखाना चाहती थी। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खामोशी का एक गहरा पर्दा हर तरफ छाया था। दीवार पर लगे क्लॉक की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी, और डीएसपी बुरहान एक कुर्सी पर गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसके हाथ में वही पर्ची दबी हुई थी जो वो 1 घंटा पहले उस लड़की के हाथ से निकाल चुका था। डॉक्टर नायला आकर उस लड़की का मुआयना मुकम्मल कर चुकी थी और जाते हुए यही कहा था कि डर की शिद्दत से बेहोश हुई है। जिस्मानी तौर पर सब कुछ ठीक है, बस कुछ वक्त दीजिए, होश आ जाएगा। वो लड़की अब भी बेड पर लेटी हुई थी, सांसें हमवार और चेहरा सुकून से खाली। बुरहान की नजरें कभी उसके चेहरे पर टिकती थी और कभी उस पर्ची पर। यही चीज उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। कुछ देर बाद हल्की सी जुम्बिश बेड पर महसूस हुई। बुरहान ने सर उठाकर देखा। लड़की की पलकें थरकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी। एक लम्हे को उसकी निगाहें छत पर जमी रहीं, जैसे दिमाग अभी भी हकीकत को समझने से कासिर था।
मगर चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर उलझन और खौफ की आमेजिश नमूदार हुई। वो यकदम उठकर बैठ गई और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। सामने एक अजनबी शख्स को देखकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो एक लफ्ज भी बोलने से कासिर थी कि बुरहान ने खामोशी तोड़ी। कैसी तबीयत है मोहतरमा अब आपकी? उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन अंदाज वैसा ही प्रोफेशनल और मोहतात। लड़की हड़बड़ाती हुई घबराहट ज़दा लहजे में बोली, मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो सड़क पर थी। बुरहान कुर्सी पर थोड़ा आगे को झुका। आप बेहोश हो गई थी शायद, डर की शिद्दत से। मैं करीब से गुजर रहा था, गाड़ी का ब्रेक वक्त पर लग गया, वरना। खैर अब हालत बेहतर है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है। लड़की ने तेजी से अपनी सांसें दुरुस्त की और एक लम्हे को गहरी परेशानी उसके चेहरे पर छा गई। मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे काम पहुंचाना है हर हाल में। जैसे अचानक कुछ याद आ गया था। वो बेड से झटके से उतरी और दरवाजे की तरफ लपकी। पैर अभी मुकम्मल संभल नहीं पाए थे, मगर वो जैसे किसी मिशन पर निकली हो। बुरहान ने पीछे से बुलंद आवाज में कहा, बिना एड्रेस के चली जाओगी? वो लम्हा भर के लिए ठुठकी दरवाजे के करीब रुक गई। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, मगर दिल कुछ और कह रहा था। उसने आहिस्ता से पलट कर देखा। उसकी नजरें फौरन बुरहान के हाथ में थामी पर्ची पर जा पड़ी। वही पर्ची, वही तहरीर जो उसके लिए सब कुछ थी। एक पल को उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी उभरी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटी। वो पर्ची, वो मेरे पास थी। आपके पास कैसे? बुरहान ने पर्ची को देखते धीरे से जवाब दिया, आपकी मुट्ठी में थी, इतनी सख्ती से थामी हुई थी कि जैसे जिंदगी इसी से जुड़ी हो। लड़की का चेहरा किसी हद तक पुरसकून नजर आया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। सिर्फ एयर कंडीशन की मध्यम सी आवाज और उकबी बाग से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अब्रश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बुरहान की तरफ बढ़ी। उसकी नजरें बुरहान के हाथ में थामी उस पर्ची पर जमी हुई थी, जैसे वो एक कीमती चीज हो जिस पर उसकी मंजिल का दारोमदार हो। जी, वो पर्ची, उस पर मेरा एड्रेस लिखा है, प्लीज मुझे दे दें। उसने नरम लहजे में कहा, मगर आवाज में एक हल्की सी बेचैनी छुपी हुई थी। बुरहान ने संजीदगी से उसकी बात सुनी, फिर बगैर कोई जवाब दिए पर्ची को अपने पीछे कर लिया, जैसे वो अभी देने का इरादा न रखता हो। आप कलाम क्यों जाना चाहती हैं? और वहां आपके कौन रहते हैं? उसके लहजे में अब वही ऑफिसराना सख्ती आ चुकी थी जो बरसों की तरबियत का नतीजा थी। अब्रश को एक लम्हे के लिए उसकी बात समझ नहीं आई। वो साकित सी खड़ी, हैरत और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। ये आपको जानने की जरूरत क्यों है? आपने मेरी मदद की, मैं शुक्रगुजार हूं, मगर उससे आगे। मोहतरमा, बुरहान की आवाज उसकी बात काट गई। मैं डीएसपी बुरहान खानजादा हूं, और जब कोई अजनबी लड़की सड़क के बीच बेहोश मिले और उसके हाथ में एक ऐसा एड्रेस हो जो बराह रास्त मेरे खानदान से जुड़ा हो, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। अब्रश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे अल्फाज ने उसे धक्का दिया हो। ये मेरे दादा की हवेली का एड्रेस है। मुझे वहां पहुंचना है, उन्हें एक सच बताना है, बस इतना ही। उसकी आवाज अब लरजने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत बाकी थी। बुरहान ने कुछ लम्हे उसे बगौर देखा, जैसे वो उसकी आंखों में सच तलाश कर रहा हो। फिर उसने आहिस्तगी से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अब्रश ने एक पल को हिचकिचाहट से नजरें चुराई, जैसे वो नाम छुपाना चाहती हो, लेकिन वो जान गई थी कि अब छुपाना बेकार है। वो थके हुए लहजे में बोली, अब्रश। बुरहान ने उसका नाम को दोहराया, जैसे वो जहन में कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब्रश, ये नाम मैंने कहीं सुना है। अब्रश ने बेयकीनी से कदम बदले। बराह करम मुझे मेरी पर्ची दे दें, मुझे वक्त जाया किए बगैर वहां पहुंचना है। बुरहान ने पर्ची को मुट्ठी में दबा लिया और सर्द लहजे में बोला, जब तक मुझे मुकम्मल सच नहीं मिलता, ये पर्ची आपको नहीं दी जा सकती। अब्रश का चेहरा तपते हुए दिल की तरह सुर्ख हो गया। आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर वो जब्त किए खड़ी रही।
कमरे की खामोशी में बुरहान की नजरें अब भी अब्रश पर मरकूज थी। वो गहरी संजीदगी से उसे देख रहा था, जैसे दिल में कुछ तय कर चुका हो। अब्रश बेचैनी से अपने दुपट्टे के कोने मरोड़ती खड़ी थी। आंखों में बेताबी थी और चेहरे पर किसी अनजाने खौफ की परछाइयां। आखिरकार बुरहान ने पर्ची को उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए नरमी से कहा, मैं एक शर्त पर आपको ये पर्ची वापस कर दूंगा। अब्रश का दिल जैसे जोर से धड़का। वो फौरन बोली, क्या शर्त? चंद लम्हे बुरहान खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते उसके करीब आया और साफ लहजे में बोला, आप मेरे साथ कालाम चलेंगी, मैं खुद आपको उस हवेली में ड्रॉप करूंगा। अब्रश हैरत से कुछ लम्हे साकित रही। उसकी आंखों में सवाल उभरा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या जरूरत है? बुरहान ने पलकें झपकाए बगैर जवाब दिया, आप मेरी गाड़ी से टकराई, मेरे घर में हैं, मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि आपको आपके मुकाम पर सही सलामत पहुंचाऊं। और ना जाने क्यों आप जिस एड्रेस पर जाना चाहती हैं वो मेरे खानदान से जुड़ता है। खैर, और वैसे भी। वो रुका और फिर संजीदा लहजे में बोला, क्या आपके पास पैसे हैं जिनसे आप अकेले कालाम पहुंच सकें? अब्रश ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्तगी से सर नफी में हिला दिया। शर्मिंदगी उसके चेहरे से झलकने लगी, जैसे किसी ने उसकी मजबूरी को लफ्जों में ढाल दिया हो। बुरहान ने इस बात में सर हिलाते कहा, तो फिर बात खत्म। अब यही बेहतर है कि आप थोड़ा सा आराम करें। हम दोनों साथ खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं कालाम के लिए। अब्रश ने फौरन रुकते हुए कहा, नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं। बुरहान ने उसकी बात काटते मुस्कुरा कर कहा, प्लीज बहस मत करें, मैं फैसला कर चुका हूं। ये कहकर वो पर्ची जेब में रखकर पलटा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब्रश पीछे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे गले में अटक गए। वो सिर्फ उसकी पुश्त को देखती रह गई। दरवाजे तक पहुंचकर वो पलटा, नीचे आ जाएं, नाश्ता तैयार है। आपकी हालत देखकर ये तो अंदाजा हो गया कि कल रात से कुछ खाया नहीं है आपने। अब्रश ने खामोशी से नजरें झुका ली। बुरहान दरवाजे से बाहर निकल गया और दरवाजा आहिस्तगी से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ साकित हवा और तन्हा खड़ी अब्रश बाकी रह गई, जो एक लम्हे के लिए उलझी खड़ी रही, फिर आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। उसके जहन में अभी तक यही सवाल गूंज रहा था, एक अनजान शख्स इतना क्यों कर रहा है? 1 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में हल्की रोशनी थी। छत से लटकते फानूस की पीली चमक और दीवारों पर सजे सादा मगर नफीस फ्रेम माहौल को संजीदा रखे हुए थे। लकड़ी की बड़ी मेज पर खाना लग चुका था। खुशबू में देसी मसालों का खालिसपन था, लेकिन कमरे में एक अजीब खामोशी तारी थी। अब्रश कुर्सी पर बैठी नजरें झुकाए खामोशी से अपने हाथों को देख रही थी, जिसे सामने की प्लेट से ज्यादा उसे अपने ख्यालात निगल रहे हों। बुरहान सामने बैठा उसे बगौर देख रहा था। चंद लम्हे बाद उसने नरम मगर वाज़ेह अल्फाज में कहा, खाना खाओ, क्यों चुप हो? अब्रश ने चौंक कर सर उठाया, एक मुख्तसर सा हूं कहा और सर हिलाते हुए खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। नवाला तोड़ने लगी, मगर उसके अंदाज में ना दिल था ना भूख। चंद लम्हों बाद बुरहान ने बात छेड़ी, वैसे तुम उस हवेली में जाना क्यों चाहती हो? कालाम में ऐसा क्या रखा है? अब्रश ने सर उठाया और एक सीधी निगाह से उसे देखा। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। आप डीएसपी हैं और मैं अपने जाती घरेलू मामलात आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। बुरहान ने चंद सानिये के लिए कुछ न कहा। शायद वो इस जवाब की तवक्को कर रहा था, शायद नहीं, मगर चेहरे पर नाराजी नहीं बल्कि एक नरमी सी थी। उसने अपना चम्मच प्लेट में रख दिया और थोड़ा सा झुककर बोला, अरे आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं ना सिर्फ एक ऑफिसर हूँ बल्कि एक इंसान भी हूँ। अगर कोई परेशानी है तो बताएं, मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अब्रश ने एक निगाह उसके पुरएतमाद वजूद पर डाली। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, ना डीएसपी, ना एएसपी, ना कोई बड़ा सरबराह। बुरहान ने थोड़ा सा झुककर सुनना चाहा, मगर अब्रश की नजरें अब भी प्लेट पर जमी थी। वो धीरे से बोली, मेरी मदद सिर्फ मेरे दादा कर सकते हैं और मुझे यकीन है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। कमरे में खामोशी छा गई।
सिर्फ कटलरी की हल्की आवाज बाकी रही। बुरहान की निगाहें अब उसके चेहरे पर जम चुकी थी, गहरी और पुरसोच। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने बैठी ये लड़की किसी आम मसले से नहीं गुजर रही और ना ही ये कोई आम सफर था। ये कोई ऐसी कहानी थी जिसके कई सफ़े अभी खुलना बाकी थे। बुरहान ने नरमी से चम्मच दोबारा हाथ में लिया, मगर नवाला मुंह तक ना जा सका। दिल में बस यही सवाल गूंज रहा था, ये अब्रिश किस सच को लेकर कालाम जा रही है? गाड़ी की रफ्तार हमवार थी। विंड स्क्रीन के पार पहाड़ियों की हल्की धुंध में लिपटी कच्ची सड़क आगे बढ़ रही थी। सनरूफ से आती हल्की ठंडी हवा ने गाड़ी के अंदर मौजूद खामोशी को कदरे नरम कर रखा था। बुरहान ड्राइविंग सीट पर कंधे संजीदगी से मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए ड्राइव कर रहा था। अब्रिश खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। चेहरे पर उलझन और बेचैनी वाज़ेह थी। चंद लम्हों बाद बुरहान ने गाड़ी की एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से मोबाइल फोन निकाला, स्क्रीन पर एक नंबर डायल किया और ब्लूटूथ के जरिए कॉल गाड़ी के स्पीकर से जोड़ दी। पहली बल पर ही दूसरी जानिब से आवाज उभरी, भाई हमें तो यकीन नहीं आ रहा, आज आपने 2 बार हमें फोन कर लिया। खैरियत है? अब आपको हमारे लिए वक्त भी मिल गया। आवाज में खुशी भी थी और हल्की सी चोट भी। बुरहान हंसा, दाएं जानिब एक मोड़ लेते जवाब दिया, दाजी वक्त भी मिल गया है और हम हवेली भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ खामोशी का एक पल आया, फिर यकदम आवाज बुलंद हुई, क्यों भाई, तुम्हारे पास तो अहम मीटिंग्स थी, तुम तो 1 हफ्ते से कह रहे थे कि बहुत मसरूफ हो, फिर ये अचानक आना कैसा? बुरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अब्रिश की तरफ एक लम्हा देखा, जो अब उसी की बातों में दिलचस्पी से उसे देख रही थी। फिर वो दोबारा सामने देखते बोला, सरप्राइज ला रहा हूं आपके लिए दाजी, बस तैयार रहें, अब आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। सुलेमान साहब की आवाज में हैरत थी। सरप्राइज? ऐसा क्या ला रहे हो जो मेरी सारी शिकायतें खत्म कर देगा? बुरहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ऐसा सरप्राइज जो आपका इम्तिहान भी लेगा, इसीलिए अब आपको हर चीज के लिए तैयार रखिएगा, कोई भी बात छोटी ना समझिएगा। अब अब्रिश ने हल्की आवाज में रुख मोड़ा, जैसे उसे बेचैनी हो रही हो, मगर वो चुप रही। सुलेमान साहब की आवाज में अब तजस्सुस नुमायां हो चुका था। तुम तो मुझे डरा रहे हो, अब जल्दी आ जाओ, देखते हैं तुम्हारा ये सरप्राइज क्या गुल खिलाता है। जी दादी, हम कलाम के दाखिली दरवाजे से गुजर चुके हैं, बस 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, बुरहान ने एतमाद से कहा और कॉल बंद कर दी। अब गाड़ी के अंदर खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सतही नहीं थी। बुरहान अब दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे संजीदा हो चुका था, जबकि अब्रिश की नजरें अब सड़क पर नहीं बल्कि बुरहान के चेहरे पर थी। वो अब ना सिर्फ परेशान थी बल्कि ये सोच रही थी कि ये शख्स किस लिए उसे वहां ले जा रहा है और किस इम्तिहान की बात कर रहा था। सड़क अब सीधी हो चुकी थी, मगर सफर एक नए मोड़ पर जा रहा था, वो मोड़ जिस पर अब सिर्फ सवालात थे, जवाबात अभी बाकी थे। ढाबा कलाम के दाखिली इलाके से कुछ फासले पर वाक़या एक पुराना सा मगर साफ सुथरा तांबा था। चारों तरफ नीम के दरख्तों का साया और ठंडी हवा थी। सुबह की मध्यम धूप अभी पूरी तरह चमकी न थी। परिंदे दूर पहाड़ों में चहचहाते सुनाई दे रहे थे। लकड़ी की मेज पर 2 चीनी के कप, पराठे और उबले अंडे रखे थे और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुरहान के चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, मगर अंदाज नरम था। अब्रिश अभी तक मोहतात और उलझी हुई थी। हम ठीक 15 मिनट बाद हवेली के दरवाजे पर होंगे। बुरहान ने संजीदगी से नाश्ता करते उसकी तरफ देखा। कलाम का दरवाज़ा हम पार कर चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनके जवाब दोगी तो ही मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा, वरना यहाँ से वापस शहर छोड़ दूंगा। अब्रिश ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो समझ ना पाई हो कि ये बात अचानक क्यों की जा रही है। मगर आपने वादा किया था, आपने कहा था कि आप मुझे वहां पहुंचाएंगे, वो तेजी से बोली। परेशानी उसकी आंखों से झलकने लगी थी। बुरहान ने पराठे का नवाला रखकर पुरसकून लहजे में जवाब दिया, हो सकता है ऐसा कोई वादा किया हो, पर मुझे याद नहीं।
खैर अगर तुम इजाजत दो तो सवाल पूछूं? अब्रश ने माथे पर बल डाले, हाथ मेज पर रखे और नरमी से बोली, पूछिए, और अगर जवाब देने वाले हुए तो मैं जरूर दूंगी। अपनी बात ऊपर रखना उसके लिए जरूरी समझी थी। बुरहान ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर बोला, चलो एक काम करते हैं, सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सच बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद फैसला करना, जवाब देना है या नहीं। अब्रश ने पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा। बुरहान ने अपना लहजा मध्यम किया, तुम जिसके सामने बैठी हो और जहां जाना चाहती हो, हम एक ही हैं। अब्रश ने हैरानी से आंखें सुखेड़ी, मतलब? उसकी आवाज धीमी मगर सवाल भरी थी। बुरहान ने आहिस्तगी से कहा, मैंने तुमसे शुरू में कहा था कि एड्रेस मेरे खानदान से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि मैं भी इसी खानदान का हूं जो तुम्हारे दादा हैं, वो मेरे भी दादा हैं। अब्रश के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई, कुर्सी पीछे को खिसक गई। आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आवाज थर्रा गई। बुरहान ने सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर अजीब सी खामोश मुस्कुराहट थी, जैसे एक बरसों का राज उसे हल्का कर रहा हो। मैं झूठ नहीं कहता, वो नरमी से बोला। मैं बुरहान खानजादा तुम्हारे ताऊ का बेटा हूं और तुम मेरे चाचू सलीम की बेटी हो। क्या मैं दुरुस्त बोल रहा हूं? अब फिजा में खामोशी तन गई थी। ढाबे के बाहर एक गधा गाड़ी की चूं चूं सुनाई दे रही थी, पर उन दोनों के दरमियान मुकम्मल सकूत छाया था। ऐसा सकूत जो बरसों के फासले पल में खत्म करने वाला था या और बड़ा ख्याल पैदा करने वाला था। बुरहान ने खामोशी से सामने बैठी अब्रश को देखा। लम्हा लम्हा संजीदा होता जा रहा था। ढाबे के इर्द गिर्द जिंदगी अपने अंदाज में रवां थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान सन्नाटा जम गया था। वो अपनी चाय का कप रखकर सीधा होकर बैठा और नरमी मगर कतियत से बोला, अब तुम्हारी बारी है, मैं सवाल करूंगा और मुझे जवाब चाहिए। अब्रश जो अब तक शशतर थी, धीरे से दोबारा बैठ चुकी थी। उसकी नजरें अब बुरहान पर जमी हुई थी, जैसे खुद से भी ज्यादा वो इस इंसान को समझना चाहती हो। बुरहान ने निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए सवाल किया, तुम और तुम्हारे बाबा कहाँ रहते थे? तुम्हारी बाकी फैमिली कहाँ है? और अब तुम दादा से क्यों मिलना चाहती हो? चाचू वो क्यों नहीं आए? सवाल सादा थे मगर जवाबात का वजन बहुत भारी था। अब्रश ने गहरा सांस लिया। पलकें झुकी हुई थी, हाथ मेज के नीचे कपकपा रहे थे। कुछ लम्हे वो यूं ही खामोश रही, जैसे अल्फाज हलक में अटक गए हों। फिर धीरे से नजरें उठाई और आवाज में लर्जिश लिए बोली, बाबा का कत्ल हो चुका है। बुरहान के चेहरे पर जैसे सारी रंगत खो गई। वो पलकें झपकाना भूल गया। अब्रश की आवाज अब भीगी हो चुकी थी। मैं दादा से इसीलिए मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने बेटे का बदला लें, इंसाफ दिलाएं। बाबा ने मरने से पहले कहा था कि मैं हवेली चली जाऊं, क्योंकि वहां मेरे लिए तहफ्फुज होगा, यहां मेरे लिए खतरा था। बुरहान के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। निगाहें अब भी अब्रश पर थी, लेकिन आंखों में अब हैरत के साथ साथ गुस्सा और सदमा भी उतर आया था। वो चंद लम्हे चुप रहा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो जो कुछ सुन रहा है वो सच है। किसने कत्ल किया उनका? वो बमुश्किल पूछ पाया। आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। अब्रश ने हौले से पलकें बंद की और फिर नम लहजे में वो नाम लिया जिसने इसके अंदर की दुनिया बदल दी थी। मेरी अम्मी के भाई, जुल्फिकार मामू ने। एकदम फिजा में सर्द महरी आ गई, जिससे सारी हवा रुक गई हो। बुरहान का जिस्म साकित हो गया। निगाहें अब्रश के चेहरे से हटी नहीं। वो आंखों में एक नई संजीदगी लिए खामोशी से उसे तक रहा था। धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। अब्रश ने बमुश्किल अपने आंसू संभाले, जबकि बुरहान के जहन में वो नाम गूंज रहा था, जुल्फिकार। सलीम चाचू कत्ल हो गए थे और वो खबर सिर्फ अब्रश ही लाई थी। अब ये मामला जाती भी हो चुका था, बहुत जाती। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ हवेली के वसी पोर्च में रुकी तो अब्रश की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई।
बुरहान ने दरवाज़ा खोलते एक निगाह उस पर डाली और बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गया। वो भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। हर कदम के साथ दिल की रफ्तार तेज हो रही थी। हवेली का बैरूनी हिस्सा वही था जैसे बरसों पहले सुना था, मगर आज हकीकत में देखने पर यह ज्यादा अजीम और पुरशिकवा महसूस हो रहा था। बुलंद सतून, कुशादा बरामदा और मेहराबों वाली खिड़कियां, सब कुछ जैसे वक्त की तह से निकलकर उनके सामने आ गया हो। बुरहान उसे लिए सीधा अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। हवेली के नौकर खामोशी से उन दोनों की आमद को देख रहे थे। किसी की जबान पर हैरत थी तो किसी के चेहरे पर तजस्सुस। बुरहान ने सीधा दाजी के कमरे का रुख किया। कमरा सादा मगर बावकार था। एक तरफ कालीन बिछा हुआ था, सामने एक लकड़ी की मेज जिस पर कुछ कुतुब रखी हुई थी। दाजी सफेद कुर्ता और वास्कट पहने अपनी कुर्सी पर बैठे तस्बीह के दाने फेर रहे थे। उनकी नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो वो फौरन अपनी निशिस्त से उठे। मेरा शेर आ गया। दाजी ने गर्मजोशी से बाहें खोलकर बुरहान को अपने सीने से लगाया। बुरहान ने एहतराम से सर उनके कंधे पर झुका दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उनसे अलहदा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना आपके लिए एक सरप्राइज ला रहा हूँ। दाजी ने खुद से गौर से देखा और थोड़ा सा चौंके, जिसे कुछ अंदाजा ना लगा पाए हूँ। सुबह आपने कहा था कि मैं आपके बेटे को ढूंढ नहीं पाया। बुरहान की आवाज में गहरा सकूत था। आप ठीक कहते हैं, मैं उन्हें तो ढूंढ नहीं पाया लेकिन उनकी बेटी को ढूंढ लिया। वो अपने कदम पीछे हटाता हुआ मुड़ा और अब्रश की तरफ देखा जो अभी तक चंद कदम पीछे साकित खड़ी थी। सलीम चाचू की बेटी अब्रश खानजादा। दादी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया, जैसे किसी ने बरसों पुराना ख्वाब उनके सामने ला खड़ा किया हो। उनकी नजरें अब्रश पर जम गईं। वो पलकें झपकाना भूल गए। उनके होंठ कपकपाए मगर कोई लफ्ज ना निकला। बहू बहू उनकी औलाद की शक्ल की थी। अब्रश को कुछ सूझा नहीं। किसी सोच, किसी तजब्जुब के बगैर वो तेजी से आगे बढ़ी, जैसे दिल की किसी पुकार ने उसे धकेला हो। लम्हा भर में वो दादी के सीने से लग चुकी थी, जैसे बरसों से बिछड़ी किसी शय ने अपनी जगह पा ली हो। दादा, उसकी आवाज बस एक सरगोशी थी, लेकिन उसके अंदर के सारे जख्म चीख रहे थे। दादी ने अपने दोनों हाथ उसके सर पर रखे और बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो किसी बुत की मानंद साकित थे, लेकिन उनके लम्स में एक सदियों का प्यार और बिछड़ने का कर्ब था। बुरहान ने खामोशी से दोनों को देखा और बिना कुछ कहे एक कदम पीछे होकर नजरें झुका ली। अब सब कुछ दादा और पोती के दरमियान था, वो लम्हा जो बरसों की जुदाई के बाद आया था। कमरे की फिजा में खामोश सन्नाटा फैला हुआ था, जिसे सिर्फ अब्रश की रूंधी हुई आवाज और सिसकियों की हल्की बाजगश तोड़ रही थी। वो दादी के बराबर में फर्श पर बैठकर टुकर टुकर आंखों से उनकी जानिब देखते अपना दिल खोल चुकी थी। अल्फाज जैसे उसके गले से फिसलते जा रहे थे और हर एक जुमला उसके माजी की एक और परत खोल देता था। दादा जान, वो मेरे बाबा को जुल्फिकार मामू ने मारा है। वो थोड़ा रुककर फिर बोली, उन्होंने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कहा कि गैरत के नाम पर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और बाबा ने सिर्फ मोहब्बत की थी, सिर्फ शादी की थी। दादी के चेहरे का रंग स्याही में ढलता जा रहा था। हाथों में पकड़े तस्बीह के दाने एकदम रुक गए। वो एक लम्हे को जैसे अपने आप को संभालते रहे, फिर आहिस्तगी से झुककर अब्रश के कंधे पर हाथ रखा। अब्रश अब खुलकर रो रही थी। बरसों का दर्द, खौफ, अकेलापन और वो सारी रातें जिनमें वो अपने बाप को याद करके सिसकती रही थी, आज वो सब अल्फाज बनकर बाहर निकल रहे थे। हम छुपकर जिंदा रहे दादा जान, सालों, कभी शहर बदले कभी मोहल्ले, पर बाबा को मालूम था। वो कहते थे एक दिन जुल्फिकार मामू हमें नहीं छोड़ेंगे। दादी ने उसके आंसुओं से भीगते चेहरे को हाथों से थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम हमारे सलीम की आखिरी निशानी हो। उनकी आवाज में थरथराहट थी मगर लहजा मजबूत था। तुम्हें मालूम है, जब तुम्हारा बाप हवेली छोड़ कर गया था, हमने उसे कितनी शिद्दत से तलाश किया। तुम्हें क्या बताएं,
ہم نے گاؤں گاؤں پوچھا، شہر شہر تلاش کیا، مگر وہ کہاں چھپ گیا تھا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے، مگر چہرے پر اب سناٹے کی جگہ نرمی آ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے بکھرے حوصلوں کو تھام لیا ہو۔ پر آج، داجی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارے باپ کے قاتل کو سولی پر چڑھاؤں گا، انصاف ہوگا، تمہاری آنکھوں کے ہر آنسو کا حساب لیا جائے گا۔ ابرش نے داجی کی آواز میں وہی لہجہ محسوس کیا جو برسوں پہلے بابا کی آواز میں سنا تھا، یقین، تحفظ اور وہ غیر مشروط محبت جو رشتے کے بغیر نہیں ملتی۔ اب تم ہماری تحویل میں ہو، ہماری عزت ہو، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، فکر مت کرو بیٹا۔ داجی نے اس کا ماتھا چوما، محبت سے، شفقت سے۔ ابرش نے ایک طویل سانس لی اور جیسے سکون سے آنکھیں موند لی، برسوں کا بوجھ جیسے یکدم کندھوں سے اتر گیا ہو۔ کمرے کے کونے میں بیٹھا برہان خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ابرش پر جمی تھی، جن میں حیرت، ہمدردی اور کچھ انکہے جذبات کا عکس نمایاں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل جنگ تو اب شروع ہونی تھی۔ 1 مہینے بعد رات کا وقت تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض برآمدے اور لمبے راہداریوں میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب کمروں کی بتیاں بجھ چکی تھیں، صرف داجی کے کمرے سے ہلکی سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ برہان دھیرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، جہاں داجی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے سگار سلگائے دھواں ہوا میں بکھیر رہے تھے۔ کمرے میں وہی مانوس خوشبو تھی، چمڑے کی جلدوں والی کتابوں کی، عود کی ہلکی سی مہک اور سگار کے جلتے ہوئے تمباکو کی۔ برہان بغیر کچھ کہے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ داجی نے ایک نظر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے اور پھر بولے، ہمیں یقین نہیں آتا برہان خان زادہ، آپ نے اتنی جلدی اپنا تبادلہ گاؤں میں کروا لیا، ورنہ ہم تو بول بول کر تھک گئے تھے اور آپ کے کانوں پر جون تک نہ رینگی تھی۔ برہان ہنستے ہوئے بولا، آپ کی شک کرنے کی عادت کب ختم ہوگی داجی؟ داجی نے سگار کے کش کے درمیان ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور مسکرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کے آنے کا مقصد ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ بولیں، کیا چاہیے آپ کو؟ برہان نے سر جھکا کر ایک ہلکی سی ہنسی چھوڑی، جسے داجی کی بات نے اس کے دل کی بات چھیڑ دی ہو۔ پھر آہستہ سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، اتنے اچھے طریقے سے کیسے سمجھ لیتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ آپ واقعی انسان ہیں یا کوئی پرانا دانا سا شجر جو صرف دیکھ کر سچ بول دیتا ہے۔ داجی نے سگار بجھاتے ایک لمبی سانس لی اور اپنی مخصوص سنجیدہ شفقت سے بھرپور نظروں سے برہان کو دیکھا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں کئی سوال چھپے ہوتے ہیں، دل میں کچھ فیصلے اور زبان پر اکثر خاموشی۔ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ برہان اب سنجیدہ ہو گیا، کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، بس یہ کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ذوالفقار ماموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا، لیکن جو سکون ابرش کے چہرے پر آیا ہے وہی میرے لیے اصل کامیابی ہے۔ داجی نے جذبات میں سر ہلایا، ہم جانتے ہیں تم نے دن رات ایک کر دیا، جو کچھ کیا وہ صرف ہماری عزت یا انصاف کے لیے نہیں، تم نے وہ سب اس بچی کے لیے کیا جو برسوں درد میں رہی۔ برہان نے نظریں چرائی لیکن کچھ نہ کہا۔ داجی نے نرمی سے کہا، برہان، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو بولو، ہمارا دل سننے کو تیار ہے۔ برہان نے گہری سانس لی، جیسے لفظوں کو تول رہا ہو۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ داجی کے سامنے پہلی بار وہ ایسی بات کرنے جا رہا تھا، اسی لیے اسے زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کچھ سوچ کر برہان نے دھیرے سے جھک کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آنکھوں میں بے چینی کا عکس واضح تھا، گھبراہٹ کے باعث بار بار وہ اپنی پلکیں جھپک رہا تھا۔ ان کے جھریوں سے بھرے نرم ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں وہ سچ سمیٹ لیا جو برسوں سے وہ دل میں لیے پھر رہا تھا۔ داجی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر لبوں پر خاموشی ہی رہی۔ داجی، برہان نے گہری سانس لے کر دھیرے لہجے میں آغاز کیا، آپ کو معلوم ہے میں یہاں کیوں ہوں؟
میں اگر سب کچھ چھوڑ کر واپس آیا ہوں تو صرف ایک وجہ سے، اور مجھے یقین ہے وہ وجہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے۔ آپ نے بہت مان سے کہا تھا۔ داجی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں چھپے جذبات کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، ہم جانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانے گی۔ ابھی اس کا ارادہ کسی رشتے میں بندھنے کا نہیں ہے۔ میں نے بات کی تھی ایک بار۔ وہ کچھ سوچ کر بولے تھے۔ برہان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ داجی، اس نے پر یقین لہجے میں کہا، میں محبت کرتا ہوں اسے، وہ میری ذمہ داری ہے، میرا احساس ہے۔ خدا کی قسم میں اسے بہت خوش رکھوں گا، اس کے ہر غم کو اپنے دل میں جذب کر لوں گا، اس کے ہر آنسو کو اپنی پلکوں پر سمیٹ لوں گا۔ میں اسے وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے لیے وہ ترستی رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ داجی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے دل پر ہاتھ رکھ کر جذبات کا بوجھ سہنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ برہان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر دل کا ہر لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ چاچو کی روح کو سکون تبھی ملے گا جب ان کی بیٹی محفوظ ہوگی، خوش ہوگی، اور اس کی خوشی میرے ساتھ ہے داجی۔ وہ آہستگی سے بولا، میں سچ بول رہا ہوں، وہ اپنا ہر غم بھول جائے گی، میں اس کی زندگی میں اتنے رنگ بکھیر دوں گا۔ داجی نے کچھ لمحے برہان کو خاموشی سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ برہان کی گرفت میں مضبوط کرتے نرمی سے بولے، ہم بات کرتے ہیں اس سے، کیا پتہ مان جائے۔ اگر تمہارا دل سچا ہے تو راستہ ضرور کھلے گا۔ ان کے لیے ان کا یہ پوتا سب سے زیادہ عزیز تھا۔ انہیں برہان سے بہت محبت تھی، یہ بات حویلی کا ہر شخص جانتا تھا۔ برہان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے احترام سے داجی کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر چوما، جیسے ان کے الفاظ سے ایک نئی امید، ایک نیا آغاز نصیب ہو رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی اب ایک اطمینان سے بھر چکی تھی۔ ایک وعدہ، ایک دعا اور ایک مان خاموشی سے سانس لے رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرنیں حویلی کے صحن کو سنہری رنگ میں رنگ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی نرم روشنی اندر آ رہی تھی۔ داجی کی عادت کے مطابق وہ نماز اور تسبیح سے فارغ ہو چکے تھے اور اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھے باہر کی روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ عین اسی وقت دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا اور ابرش ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹے میں لپٹی، سادگی اور شرافت کا پیکر، جیسے صبح کی ایک کرن ہو۔ داجی نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ آ گئی میری پوتی، ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ ابرش ٹرے میز پر رکھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تو داجی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، تمہیں معلوم ہے جب تم اس حویلی میں آئی تھی تو جیسے ہمارے بچھڑے خواب لوٹ آئے۔ سلیم کی خوشبو ہر کونے میں بکھر گئی۔ تم صرف ہمارے بیٹے کی نشانی نہیں، تم ہماری بیٹی ہو، خون ہو، عزت ہو۔ ابرش ان کی باتوں پر ہلکی سے مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی ابھری۔ داجی، آپ کا ہونا میرے لیے سب کچھ ہے، میں یہاں خوش ہوں، بس کچھ اور نہیں چاہتی۔ داجی نے گہری سانس لی اور نرمی سے اس کی طرف دیکھتے بولے، ہم جانتے ہیں تم خوش ہو، لیکن خوشی صرف لمحاتی نہیں ہوتی، اس کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ ابرش چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب داجی نے صاف لفظوں میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم برہان سے نکاح کر لو، ابرش فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں داجی پلیز، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور برہان کا سوچ کر ہی نہ جانے کیوں ایک عجیب شرم نے آن گھیرا تھا۔ داجی نے اس کے ہاتھ تھام لیے، تو کیا ہمارے کہنے کی بھی کوئی اہمیت نہیں تمہارے لیے؟ کیا ہم اتنے بے بکت ہو گئے کہ تم ہمارے لیے یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ ابرش کی آنکھوں میں نمی گہری ہو گئی۔ ایسا مت کہیں داجی، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تو پھر ہماری خوشی کے لیے، ہمارے دل کے سکون کے لیے برہان سے نکاح کر لو۔ وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تمہیں وہ عزت دے گا جو تمہیں کبھی نہیں ملی۔ ہم نے سلیم کے بعد تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے اپنے گھر کی دہلیز پار کرو۔ ابرش خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، ہر لفظ میں محبت، ہر لہجے میں سچائی، ہر جذبے میں خلوص تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔
اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو میں انکار نہیں کروں گی داجی۔ داجی نے جذبات سے بھرا چہرہ اس کی طرف جھکایا، اس کا ماتھا چومتے بولے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ برہان کے نام کی وجہ سے وہ مان گئی تھی۔ اس برے وقت میں داجی کے بعد ایک وہی تو تھا جس نے اس کیس میں اپنی جان لگا دی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموشی سی قبولیت تیر رہی تھی، جیسے وقت نے ایک اور زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ 2 ہفتے بعد کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے فانوس نرم سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ گلاب کی خوشبو کمرے کے ہر گوشے میں مہک رہی تھی۔ بیڈ پر سفید اور سرخ پھولوں کی مالائیں ایک خوبصورت سیج کی صورت میں سجی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے کنارے بیٹھے وہ ایک مکمل دلہن کے روپ میں موجود تھی، سرخ جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر ایک پرسکون سی جھجک اور انتظار۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، برہان خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ سفید کرتے میں ملبوس، سنجیدگی اور مسکراہٹ کا امتزاج۔ اس کے چہرے پر ایک خاص اطمینان تھا۔ چند لمحے وہ رک کر اسے یوں دلہن بنے بیٹھے دیکھتا رہا جیسے وقت رک گیا ہو، پھر آہستہ سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ ہلکی سی جنبش کے ساتھ گھونگھٹ میں بیٹھی رہی۔ برہان نے دونوں ہاتھوں سے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ سامنے ابرش کی جھکی پلکیں تھی، چہرے پر سکون اور حیا کا حسین امتزاج۔ برہان چند لمحے ساکت سا اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو، میری بیوی۔ اس کے لہجے میں خوشی کی لرزش تھی۔ ابرش نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلیوں پر لب رکھ دیے۔ محبت نہیں، عشق کرتا ہوں تم سے، وہ عشق جو وقت سے نہیں ڈرتا، فاصلے سے نہیں گھبراتا اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن وہ مسکرا دی۔ پھر اس عشق کی آخری منزل کیا ہوگی؟ برہان نے اس کے ماتھے کو چومتے دھیرے سے کہا، جب تم ہر صبح میری آنکھ کھلنے سے پہلے میرے دل میں بس چکی ہوگی اور ہر رات میری دعاؤں میں رب کے شکر کے ساتھ شامل ہوگی، تب سمجھوں گا میرا عشق مکمل ہوا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، لیکن دل کی دھڑکنوں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ باہر چاندنی صحن میں پھیلی تھی اور کمرے کے اندر 2 دلوں کی سچائی نے زندگی کی سب سے بڑی منزل حاصل کر لی تھی۔ برہان آہستہ سے بولا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے جیسے انسان کو اتنا سچا پیار ملے گا، لیکن اب میں بھی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آج سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔